नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले फिर हम एक बार कोरोना की चर्चा करना चाहेंगे। कोरोना ने देश में दोस्तों एक प्रकार से तूफान लाकर रख दिया है, और जिस प्रकार से कोरोना की रफ्तार जो देश के अंदर बढ़ती चली जा रही है, ये हमारे लिए भारी चिंता का सबब है दोस्तों। और आज जो देश के अंदर कोरोना के मामले सामने आए दोस्तों, वो बहुत चिंता बढ़ाने वाले हैं, और 24,000 को भी पार करते हुए यह आंकड़ा 24,882 के रूप में हमारे देश में सामने आया है दोस्तों। 140 लोगों की हमारे देश में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो इस प्रकार से अगर राज्यों का हम जिक्र करें तो दोस्तों, महाराष्ट्र 60% से कहीं ज़्यादा अकेले महाराष्ट्र में ये मामले आ रहे हैं। और अगर महाराष्ट्र का हम इस प्रकार आकलन करें कि आपको जल्दी समझ में आएगा, इटली, जर्मनी, स्पेन, ये कम से कम 1 दर्जन से अधिक देश है जिसमें कोरोना ने कहर ढाया था, उनसे कहीं ज़्यादा महाराष्ट्र में लगातार जो है रोजाना मामले ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अकेले महाराष्ट्र में ये स्थिति जो है किस कदर भयानक हो चली है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो दोस्तों, 4 जिलों में अब तक लॉकडाउन दोबारा लगाया जा चुका है महाराष्ट्र में, और ये कंडीशन है। और लॉकडाउन जिन शहरों में लगा है दोस्तों, उनमें अंकोला और औरंगाबाद, नागपुर, पुणे और परभणी दोस्तों, ये परभणी जो है इसमें लॉकडाउन की दिशा में अग्रसर रही है। अभी 4 जो है शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। और उसी प्रकार पंजाब में भी मामले जो है दोस्तों तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और पंजाब में भी जिक्र करें तो दोस्तों 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो पंजाब में भी ये जो है कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और दोस्तों, अकेले महाराष्ट्र का जिक्र करें तो 15,817 मामले आए हैं, 56 लोगों की मौत अकेले महाराष्ट्र में हुई है। और उसमें अगर मुंबई का जिक्र करें तो 1646 मामले अकेले मुंबई से आए हैं। तो इस प्रकार कोरोना का ग्राफ दोस्तों बहुत तेजी के साथ देश के अंदर बढ़ रहा है, और ये वाकई देश की चिंता बढ़ाने वाला है। और पश्चिम बंगाल में सहित 5 राज्यों में जो जिस प्रकार से चुनाव है दोस्तों, एक चीज़ मतलब समझ में नहीं आ रही है, और लोग आप उत्सुक भी होंगे इस चीज़ को जानने के लिए कि जिस प्रकार से जिन राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव है और वहाँ लाखों की तादाद में भीड़, नेता जो भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, और चुनावों के अंदर जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्या उनमें कोरोना का ग्राफ नहीं फैल रहा है? इसके अंदर विशेषज्ञों का तर्क भी गले नहीं उतरता है दोस्तों। जिस प्रकार से बताया जा रहा है, विशेषज्ञों की अगर माने तो ये महाराष्ट्र में इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि वहाँ टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। लगभग रोजाना 8 लाख के करीब महाराष्ट्र में टेस्टिंग होना बताया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा। और अगर पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लेते हैं, हम सबसे बड़ा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है 1 ही लाख टेस्टिंग हो रही है, इसलिए वहाँ मामले जो कम आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में भी 2,000 के लगभग मामले जो है आ रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये अजीब इत्तिफाक है, अजीब तर्क हमें लगा। लेकिन दोस्तों, ये एक चीज़ मानने वाली है कि कोरोना का जहाँ कोरोना का अलग अलग वायरस, अलग अलग मूड, अलग अलग ताकत लिए हुए होता है, कहीं ये भेद कमज़ोर भी होता है। और दोस्तों, जिन राज्यों में जैसे राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राजस्थान ये राज्य हैं, उनके अंदर जो फिजिकली जो यहाँ के लोगों का होता है वो बहुत मजबूत होता है, इम्यूनिटी पावर जो है इनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जिन लोगों का इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, इसमें तो निस्संदेह उन लोगों को जो है कोरोना की चपेट में आने से बहुत उनका बचाव होता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दिल्ली भी जो दोस्तों, दिल्ली में मेहनतकश लोग जो होते हैं वो बहुत कम है, और ज़्यादा जो कोरोना की चपेट में लोग आ रहे हैं पूरे देश में दोस्तों, उनका अगर आप ग्राफ देखोगे तो आप पाओगे कि वही लोग ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं जो या तो पूर्व में बीमार है, या एज्ड ज़्यादा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है मेहनत का काम नहीं करते। ऐसे लोग कोरोना की चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। मेहनतकश लोग जिनका इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है वो कोरोना की चपेट में बहुत कम आ रहे हैं। तो ये एक कारण जरूर हम मान सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग मेहनती हैं। और इस प्रकार से जो महाराष्ट्र है दोस्तों, वो एक धनी स्टेट के रूप में गिना जाता है। और जिस प्रकार से मामले मुंबई जैसे शहरों में ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ एसी में बैठकर जीने वालों की तादाद जो है लोगों की ज़्यादा है। तो इस प्रकार से संभवतः माना जा सकता है। लेकिन
भीड़ के लिहाज से नेताओं को ये कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से चुनाव बेशक है, लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ से बचना जरूरी है और उसके लिए एक गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से कोरोना का अगर जिक्र करें तो दोस्तों पंजाब में 1309 मामले आए कल, और गुजरात में 715 आए, मध्य प्रदेश में 641 मामले आए, दिल्ली में 431 मामले आए, राजस्थान में 237 मामले कोरोना के आए, तेलंगाना में भी 216 मामले आए हैं दोस्तों। इस प्रकार से अगर हम जिक्र करें दोस्तों पंजाब के जिन 8 शहरों में कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू की स्थिति है, उन शहरों का जिक्र करें दोस्तों तो मोहाली में, फतेहगढ़ में, जालंधर में, नवा शहर में, होशियारपुर में और कपूरथला, लुधियाना और पटियाला में जो है नाइट कर्फ्यू की पोजीशन आ चुकी है। तो पंजाब में किस तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है, ये चिंता का सबब है दोस्तों। और 2,80,00,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन हमारे देश में हो चुका है दोस्तों। ये एक बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए है। 1,15,00,000 से ज़्यादा तो हेल्थ वर्करों को अब तक कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। और उसी में अगर देखें तो दोस्तों फ्रंट लाइन वर्कर्स भी 80 लाख से ज़्यादा ये तादाद जो है सामने आ चुकी है। और 45 पार के अगर वो गंभीर मरीज देखें दोस्तों तो उनकी संख्या भी 11 लाख से ज़्यादा पहुंच चुकी है। और 60 प्लस का देखें दोस्तों तो ये 60 लाख से ज़्यादा संख्या पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार से कोरोना का ग्राफ जो है हमने आपको बताया दोस्तों। और भारत में निस्संदेह ये दूसरी लहर है और इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है दोस्तों। इस आप किस तेज़ी के साथ भारत में मामले बढ़ रहे हैं इसका अगर आंकलन करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा 1 मार्च से लेके दोस्तों अब तक हम कल 12 मार्च तक का आंकलन कर लेते हैं। तो उस प्रकार देखते हैं दोस्तों 1 मार्च में 12,236 मामले आए थे। 1 मार्च में 12,236 मामले आए थे। 2 मार्च में ये संख्या जो है 14,989 पहुंची थी। और 3 मार्च को दोस्तों ये 17,400 तक पहुंच गई। और 4 मार्च को देखें तो दोस्तों ये आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच गया। और 5 मार्च को देखें दोस्तों तो ये 18,284 तक ये मामला पहुंच चुका है। और 6 मार्च को देखें तो 18,754 ये मामले आ चुके हैं। और 7 मार्च को देखें तो 18,599 अर्थात बढ़ते क्रम में ये मामला चल रहा है दोस्तों। और 8 मार्च को देखें तो 15,388 मामले आ चुके हैं। और 9 मार्च को देखें तो दोस्तों ये 17,921 एक बार डाउन फिर उछाल लेके बढ़ा। 10 मार्च को देखें दोस्तों तो एकदम से उछाल आया और 22,854 मामले देखने में आए दोस्तों। और अगर 11 मार्च का देखें तो ये मामला फिर 1,000 बढ़ते हुए 23,298 तक पहुंचा। और कल का अगर ग्राफ लें दोस्तों 12 मार्च का तो ये 24,882 तक ये मामला पहुंच चुका है। आखिर कहाँ जा रहे हैं कोरोना के मामले? क्या देश के अंदर फिर से लॉकडाउन की स्थिति आने जा रही है? तो इससे अच्छा तो ये होगा दोस्तों हम अपना जो है ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और मास्क लगाकर घरों से निकले और बार बार हम सैनिटाइजर से अपने हाथ धोएं दोस्तों। वही चीज़ें एक बार फिर से हमें उसी प्रकार से पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है फॉलो करनी पड़ेगी, अन्यथा हम कोरोना की इस जंग में पिछड़ जाएंगे दोस्तों। जरूर वैक्सीनेशन का कार्य देश में तेजी के साथ बढ़ा है, इसमें कतई संदेह नहीं है। लेकिन दोस्तों जिस तेजी के साथ वैक्सीनेशन चल रहा है उससे भी मैं आपको बताना चाहूँगा, साफ संदेश के माध्यम से हम क्लियर लोगों को ये बताना चाहेंगे, साफ बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की रफ्तार है, बेशक ये रफ्तार सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही है। आज 10 लाख से ज़्यादा रोजाना वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन किसी दिन ये 10 लाख से कम भी होता है दोस्तों। और कोई दिन तो बीच में ऐसे गए 20-20 लाख तक का वैक्सीनेशन रोज हुआ है, लेकिन ये रफ्तार पर्याप्त नहीं है दोस्तों। भारत जैसे देश में जहाँ 140 करोड़ से अधिक की जनसंख्या हो, पूरी दुनिया की नज़र हो, उस देश में ये रफ्तार कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों। और आप तक और हम तक, आम लोगों तक पहुंचने में ये जो वैक्सीन है इसमें महीनों लग सकते हैं दोस्तों। तो क्या महीनों में ये कोरोना का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है ये हमें मुश्किल में नहीं डाल देगा? इसके लिए आप थोड़ा सा इस पर विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा। और जो सोशल डिस्टेंस है, मास्क है, सैनिटाइजर से हाथ धोना है, इन गाइडलाइनों को आपको फिर से अपनाना होगा, तब जाकर हम कोरोना को मात दे पाएंगे। और वैक्सीनेशन का कार्य दोस्तों 1 डोज लगने के बाद में 28 दिन में दूसरी डोज लगानी पड़ती है और दूसरी डोज लगाने के 14 दिन बाद एंटीबॉडी जो है विकसित हो पाती है दोस्तों। तो
इतने समय तक हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें इन गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। और अभी तक आप सामान्य आदमी ने तो कोरोना वैक्सीन लगाई भी नहीं है, पहली डोज भी नहीं ली है, तो हमें निश्चित रूप से इस गाइडलाइनों का पालन करना चाहिए दोस्तों। तो अब हम जिक्र करेंगे दोस्तों, अगर इटली और जर्मनी जैसे देशों का जिक्र करें तो दोस्तों वहाँ तीसरी लहर कोरोना की आ चुकी है। बेशक भारत में तो हम दूसरी लहर से ही अभी जूझ रहे हैं, और बहुत से देश ऐसे हैं जो तीसरी लहर में त्राही त्राही कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे देश ने तो दो वैक्सीन भी विकसित कर ली है। और जिस प्रकार से दोस्तों कल जो एक मीटिंग हुई थी क्वाड की दोस्तों, ये इसके अंदर कोरोना की जो भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना के अंदर जिस प्रकार से उपलब्धि अर्जित की है, क्वाड की बैठक में जो 4 शक्तिशाली देशों ने भाग लिया दोस्तों, उन सभी ने भारत की बहुत प्रशंसा की। और जिस प्रकार से कोरोना से उबर कर भारत जो है कोरोना वैक्सीन विकसित करके और पूरे विश्व में भी वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है दोस्तों, इसकी चारों देशों ने जो है प्रशंसा की। और उन चारों देशों में अमेरिका जैसा शक्तिशाली पावरफुल देश भी है दोस्तों। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, ये 4 क्वाड देश हैं दोस्तों। इनका जो है पुराना गुट है ये, और इनका जो शिखर सम्मेलन है कल हुआ था, और इसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र थी, विशेषकर चीन की, चाइना की नज़र थी दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से इस बैठक के अंदर और साउथ चाइना सी में जिस प्रकार से अमेरिका और चीन का जापान है जो विवाद है, और जो चाइना की सेनाओं को कई देशों की जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इजराइल की, इनकी देशों की, भारत और इनकी देशों की सेनाओं ने घेर रखा है, एक घेराबंदी की हुई है समुद्र में। उस प्रकार से दोस्तों चाइना की जो है खलबलाहट समझ में आ सकती है। और चारों देशों की जो रणनीतियां हैं उनमें दोस्तों चाइना की आलोचना की गई है गलवान घाटी में, जिस प्रकार से भारत चीन के बीच में विवाद हुआ था, और जिस प्रकार से भारतीय सेना के जवानों ने और गलवान घाटी में और चाइना के गाल के ऊपर तमाचा मारा और 40 सैनिकों को वहाँ जो मौत के घाट उतारा था दोस्तों। तो वो पूरे विश्व के अंदर उसकी प्रशंसा की गई भारतीय सैनिकों की, और भारत की रुख की भी प्रशंसा की गई। क्योंकि चाइना जो है अतिक्रमण के मामले में पूरे विश्व में बदनाम है दोस्तों, और भारत जैसा देश कभी किसी देश की सीमा को जो है उसके ऊपर अतिक्रमण करने की नहीं सोच सकता। और ये जो क्वाड के जो चारों देश है दोस्तों, ये चारों देश भी उसी परंपरा को निर्वाह करने वाले हैं, और इसी प्रकार से चाइना की जो है स्थिति समझ में आ सकती है। और उनके प्रमुख अखबारों में भी दोस्तों इसके प्रति चिंता व्यक्त की गई है। तो कुल मिला के जो ये चीज़ें थी वो आतंकवाद के ऊपर भी चर्चा हुई दोस्तों, LOC के ऊपर भी चर्चा हुई, और कोरोना के ऊपर भी विशेष रणनीति बनाकर जो है अमेरिका ने बहुत प्रशंसा की बात की। तो बाइडन जो राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उसके बाद में ये पहली एक तरीके की मुलाकात थी। और इस प्रकार से जो मोदी और बाइडन की जो केमिस्ट्री है दोस्तों, यहाँ अलग ही विश्व के अंदर एक संदेश मैसेज देती हुई प्रतीत हो रही है। और देखते हैं आगे किस प्रकार से जो अमेरिका और भारत के संबंध है वो उभर कर आते हैं। निस्संदेह भारत जो है विश्व के अंदर एक शक्ति बनकर उभरा है, इसका लोहा जो है विश्व के तमाम देशों ने भी माना है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो तो बहुत बड़े नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं। तो इस प्रकार से हम चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों बंगाल के चुनाव की। ममता दीदी को अस्पताल से चोट लगने के बाद में कल छुट्टी दे दी गई शाम को, तो अब व्हील चेयर पर ममता बनर्जी जो है चुनाव प्रचार में लगी है दोस्तों। और जो चुनावी कार्यक्रम है ममता बनर्जी के, वो सारे के सारे उनको मैसेज भी जहाँ जहाँ मीटिंगें हैं, जो सभा होनी है वहाँ मैसेज दे दिए गए। उस प्रकार से जो है मंच का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि व्हील चेयर के ऊपर बैठ के जैसे ममता बनर्जी है वहाँ संबोधित कर सके। तो इस प्रकार से आज एक और बड़ी घटना भारतीय राजनीति में हुई दोस्तों, और पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी उसको माना जा सकता है दोस्तों। यशवंत सिन्हा जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री के पद पर भी रहे हैं, वो उन्होंने भाजपा छोड़ दी है, और भाजपा छोड़कर कलकत्ता में जाकर TMC को ज्वाइन किया है दोस्तों। और आज ये सबसे बड़ा देश के अंदर घटनाक्रम माना जा रहा है, क्योंकि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े आलोचक के रूप में भाजपा के अंदर जो है यशवंत सिन्हा का नाम भी लिया जा रहा था। वो उनकी
जो कवायद हैं और लगातार इनके कमेंट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे, और ऐसा देखने सुनने में आप लोगों ने भी सुने होंगे, देखे होंगे। और इसीलिए जो नरेंद्र मोदी की लॉबी जो है इस वक्त भाजपा के अंदर प्रमुख रूप से प्रभावशाली और ताकतवर है। और दोस्तों, ये हम नरेंद्र मोदी की भी लॉबी ना कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा में नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता बढ़ी है, एक प्रकार से पूरी भाजपा का माहौल नरेंद्र मोदी में हो चला है दोस्तों। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीतियों ने भाजपा को बुलंदियां प्रदान की है, और एक के बाद एक स्टेट जीतते हुए इन्होंने जो परचम लहराया है पूरे देश में, और भारत के अंदर जो केंद्र के अंदर सत्तासीन हुए हैं, और दूसरी पारी भी इनकी भाजपा की जो है देश के अंदर चल रही है दोस्तों। तो इस प्रकार से भाजपा को जिस प्रकार सफलता दिलाई है, तो पूरा माहौल जो है नरेंद्र मोदी में हो गया है। और नरेंद्र मोदी की खिलाफत करने वाला निसंदेह भाजपा पार्टी में अगर कोई है तो वो दरकिनार होगा, और यही कारण है कि 2014 से यशवंत सिन्हा है उनको दरकिनार कर दिया गया था। और उन्होंने जो टीएमसी ज्वाइन की, तो ज्वाइन करते ही उनका जो पहला संबोधन आया दोस्तों वो यही था कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, और भारत की तमाम पार्टियों को एक मंच के ऊपर आकर इसका विरोध करना चाहिए, और इस ताकत के साथ मुकाबला करना चाहिए, और नरेंद्र मोदी की ताकत को जो है परास्त करना चाहिए। इस प्रकार के बयान जो है यशवंत सिन्हा के आए, जो कि आप भी समझ रहे हैं, देश की जनता भी समझती है दोस्तों। तो इस प्रकार से बंगाल के चुनाव हैं दोस्तों चरम पर चल रहे हैं, और जिस प्रकार से नंदीगढ़ में ममता बनर्जी ने जो है पर्चा दाखिल किया था, नामांकन दाखिल किया था 10 तारीख को, और 10 तारीख को जिस प्रकार से ममता बनर्जी को चोट लगी थी, उसके बाद में पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक तरीके से बवाल आ गया था दोस्तों। और 12 तारीख को जो है शुभेंदु अधिकारी भाजपा की टिकट उनको दी गई थी, वहाँ से चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने की टक्कर में है दोस्तों। और ये जो एरिया है नंदी ग्राम का, उसको शुभेंदु अधिकारी का भी एरिया माना जा सकता है। और दोस्तों, ये भी एक कड़वा सत्य है कि नंदीग्राम क्षेत्र में टीएमसी को मजबूत करने वाले शुभेंदु अधिकारी थे, और वहाँ आज परिस्थिति ये है कि शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी का ही विरोध करना पड़ रहा है, और टीएमसी की मुख्य जो अध्यक्ष है पार्टी की, उनके सामने चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये परिस्थितियाँ जो है अब सामने आई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से राज्यों की, देश की, दुनिया की खबरें आपने न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में सुनी। अब हम दोस्तों भादरा आसपास की खबरों का जिक्र करेंगे। और जाट समाज का, भादरा जाट समाज संस्थान का 21 मार्च को जो है एक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है दोस्तों। और ये एक चर्चा का विषय भी है। एक जाट समाज जो है सबसे बड़ा जाट बहुल क्षेत्र भादरा को माना जाता है, और भादरा में 80,000 से ज़्यादा कहीं जो है जाट वर्ग के लोग निवास करते हैं दोस्तों। और यहाँ जो जनप्रतिनिधि विधायक और चुनकर भी आते हैं, लगभग जाट वर्ग से ही आते हैं। तो जाट संस्थान का ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह है दोस्तों, इसके ऊपर लोगों की नज़रें हैं, उत्सुकता बस इसको देखा जा रहा है 21 मार्च को क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है, मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्य अतिथि वर्तमान विधायक बलवान पूनिया, कामरेड बलवान पूनिया को बनाया गया है। और कार्यक्रम की अध्यक्षता जो दोस्तों चूरू के लोकसभा सांसद राहुल कसवा जो है कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे दोस्तों। ये एक अजीब सा मेल भी आप देखने में आएगा, आप देखेंगे। और वशिष्ठ अतिथि के रूप में दोस्तों पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, राहुल कसवा के पिता दोस्तों, और ज्ञान सिंह जी चौधरी पूर्व कृषि राज्य मंत्री भादरा के विधायक, और जयदीप जी डूडी पूर्व संसदीय सचिव भादरा के विधायक रह चुके हैं दोस्तों, और संजीव बेनीवाल 2 बार भादरा के विधायक रह चुके हैं, वो वशिष्ठ अतिथि है। और डॉक्टर सुरेश चौधरी जो 2003 में भादरा के विधायक रह चुके हैं, वो भी इनमें अतिथि है दोस्तों, वशिष्ठ अतिथि। और वर्तमान प्रधान अनिल ओलख कामरेड माकपा के, वो भी इसमें वशिष्ठ अतिथि है दोस्तों। और उप प्रधान बलवान फगेड़िया भी इसमें वशिष्ठ अतिथि के रूप में इनवाइट किए गए हैं दोस्तों। तो ये कार्यक्रम की रूपरेखा इन्होंने बनाई हुई है जाट समाज संस्थान के कार्यकर्ताओं ने। और संस्था के अध्यक्ष बलवंत साहू है दोस्तों, और तैयारियां इसकी जोर शोर से की जा रही है। और सचिव के रूप में दोस्तों रामस्वरूप कसवा हैं, वहीं कोषाध्यक्ष के रूप में धर्मपाल भांबू
का नाम है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा संगठन जो है जाट समाज का वो चला है दोस्तों। और ये सारे के सारे कार्यक्रम जो है प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम ये कन्या ग्रामीण महाविद्यालय परिसर में 21 तारीख को जो है सुबह आयोजित किए जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया क्षेत्र की। और आज दोस्तों श्री श्याम फागुन महोत्सव का प्रारंभ हुआ है क्षेत्र में, और आज ही शिवरात्रि महोत्सव का समापन हुआ है। एक अजीब संगम है ये, जैसे ही शिवरात्रि महोत्सव जो 5-7 दिन तक चला था उसका आज समापन, और श्री श्याम फागुन महोत्सव का आज आगाज उसकी कलश यात्रा के साथ, निशान यात्रा के साथ उसकी प्रारंभ स्टार्ट हुआ है, आज प्रारंभ हुआ है। और श्री श्याम मंदिर से चलकर जो है लुहारी वालों की अतिथि सदन में जो गुड़ मंडी में स्थित है दोस्तों, वहाँ पर ये जो है कलश यात्रा निकाली गई और कस्बे के मुख्य बाजार से निकली, और सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने इस कलश यात्रा और निशान यात्रा में भाग लिया है दोस्तों। और बड़े बड़े देश के गायकार जो है, प्रसिद्ध भजन गायकार इसके अंदर कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बारे में हमने अलग से वीडियो डाला है। उसके अंदर आपको बताया है दोस्तों किस तारीख को कौन जो भजन गायकार है वो उनकी भजन संध्या होने वाली है। तो इस प्रकार से ये जो 20 मार्च तक चलने वाला कार्यक्रम है दोस्तों, और बहुत शानदार कार्यक्रम ये होते हैं। और होली से पूर्व ही होली का एहसास जिस प्रकार से ब्रज में होली से पूर्व जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसी तर्ज पर भादरा में ये पिछले 15 सालों से श्री श्याम कला मंडल की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और बहुत शानदार कार्यक्रम किए जाते हैं। और जो श्याम प्रेमी हैं बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर देखें तो हम आस्था अस्पताल है हमारे जहाँ विवेकानंद अस्पताल के सामने, ठीक उसमें भी 21 मार्च को एक फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों उसके अंदर। और इस फ्री चेकअप कैंप में जो है डॉक्टर ये सरसा और हिसार के डॉक्टर जो है इसमें दोस्तों भाग लेंगे। और इसके अंदर जो दोस्तों लाभान्वित होने की संभावना है, जिस प्रकार से मरीज इसमें लाभ ले सकते हैं, उन बीमारियों के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे पथरी की समस्या हो पेशाब के रास्ते से, और पित्त की थैली में पथरी हो, गुर्दे में पथरी हो, और गुर्दे में पेशाब में रुकावट हो दोस्तों, और हार्निया हो, अपेंडिक्स की समस्या हो, पेशाब की नली में रुकावट हो, सिकुड़न हो, और जिस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से पेशाब संबंधी रोग है, पेट संबंधी रोग है, उनका फ्री चेकअप जो है वो उसमें किया जाएगा। और स्तन की गांठ हो दोस्तों, और स्तन में कैंसर हो, पेट की मौसमी बीमारियां हो, इस प्रकार की बीमारियों का यहाँ निदान किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो आस्था अस्पताल में 21 मार्च को ये जो है रविवार के दिन ये फ्री कैंप आयोजित किया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आपको न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में भादरा सहित राज्यों की, देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराया दोस्तों। और हम इस प्रकार से आपको शाम को 7 बजे जो रोज़ाना का हमारा बुलेटिन होता है दोस्तों, उसके अंदर रोज़ आकर आपको नई नई खबरों के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे, आपको अवगत कराते रहेंगे दोस्तों। तो आज 7 बजे कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों, और कल ठीक 7 बजे हम फिर आपके सामने पेश होंगे, हाजिर होंगे। और तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।